आज की पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेरा जी और साथ में गोकुल पटेल जी, जो कि IT एडवाइजर है माननीय मुख्यमंत्री जी के। और आप सभी जानते हैं 9 वर्ष वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो देश के अंदर है उसको हुए हैं, उसी के ऊपर आज जो है हमारे बीच में पवन खेरा जी आए हैं और विस्तृत रूप से आपको जो है वो ये पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। मैं आग्रह करूंगा कि पवन खेरा जी शुरू कीजिए। धन्यवाद सुधीर भाई। मेरे साथी और छोटे भाई सुधीर शर्मा जी, मेरे छोटे भाई गोकुल पटेल जी, आप सबका स्वागत है। कल यानी कि 26 तारीख को मोदी सरकार को 9 साल पूरे हो गए। मैंने सोचा आपसे एक बात साझा करूं, एक विचार साझा करूं कि अगले एक हफ्ते तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक सांसद को अपने अपने क्षेत्र में जाकर क्षमा याचना करनी चाहिए। मिच्छामी दुक्कड़म कहते हैं जैन समुदाय के लोग, साल में एक दिन ऐसा होता है जब वो माफी मांगते। बड़ी अच्छी परंपरा। नरेंद्र मोदी जी को, उनके पूरे कैबिनेट को, एक एक सांसद को, एक एक विधायक को पूरे देश से जाकर माफी मांगनी चाहिए। इन 9 सालों में जो आपके साथ विश्वासघात किया, धोखा दिया, जो झूठ बोला, उस वजह से उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। आप पिक्चरें देखते हैं या नेटफ्लिक्स पे कोई सीरियल देखते हैं तो उसके पहले लिखा हुआ आता है ये सब कुछ काल्पनिक है। जितने आप मैनिफेस्टो उठाकर देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के पिछले 9 सालों में, जितनी आपने मन की बात सुनी होगी नरेंद्र मोदी जी की, जितने जुमले उन्होंने आपके सामने परोसे होंगे, वो सब काल्पनिक साबित हुए। हकीकत से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। ये 9 साल कोई ऐसा वर्ग इस देश का नहीं जो इन 9 सालों के विश्वासघात का शिकार नहीं हुआ। वो नौजवान हो, वो महिलाएं हो, गृहिणियां हो, मध्यम वर्ग के लोग हो, उद्योगपति हो, छोटे उद्योगपति हो, लघु उद्योगपति हो, व्यापारी हो, हमारे दलित भाई बहन हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, कोई हो, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। और जब इनको 70 रुपए का पेट्रोल महंगा लगता था, आज 100 रुपए का पेट्रोल के लिए कहते हैं साहब पड़ोसी देश में इससे भी महंगा। ये देखो इनकी बहाना क्या होता है। 407 रुपए का सिलेंडर इनको महंगा लगता था। सड़क पर स्मृति ईरानी जी आ जाती थी सिलेंडर लेकर। 1100 रुपए का सिलेंडर बेचते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान में तो 2000 का है। हमारा यह स्तर है क्या कि अब हमारी तुलना आप पाकिस्तान से करेंगे, श्रीलंका से करेंगे? भारत की तुलना आप पाकिस्तान से करते हैं। इसलिए आपको क्षमा मांगनी चाहिए, इसलिए आपको माफी मांगनी चाहिए। आपने वादा किया चीन को लाल आंख दिखाएंगे। लाल कालीन तो हमेशा दिखता है जब भी चीन का कोई आता है, लाल आंख दिखाते हुए मोदी जी नहीं। जो चीन को आज से 2 साल पहले क्लीन चिट दिया नरेंद्र मोदी जी ने, वो क्लीन चिट इस देश के लिए इतना भारी पड़ा कि आज चीन पलटकर पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी का सर्टिफिकेट दिखाता है कि देखो भारत के प्रधानमंत्री ने हमें क्लीन चिट दे दी। आपकी क्या मजबूरी है कि आपको चीन को इस तरह से क्लीन चिट देना पड़ा? किस दबाव में है प्रधानमंत्री? 18 बार आप चीन जाते हो और आंख में आंख मिलाकर उनसे बात नहीं कर पाते, उनसे सवाल नहीं पूछ पाते। अर्थव्यवस्था हो, विदेश नीति हो,
सीमा सुरक्षा हो, अपने दोस्तों को उपकृत करने की जो परंपरा इन्होंने डाली है पिछले 9 साल में, आपको मालूम है किसके अच्छे दिन आए। नारे तो हमने बड़े सुने थे, अब की बार फलाने की सरकार, और जब फलाने की सरकार आ गई तो फलाने के जितने यार थे वो हो गए फरार। नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, विजय माल्या हो, एक और ललित मोदी पहले से ही फरार थे, इन्हीं की मदद से, इन्हीं की सरकार की मदद से फरार हुए। तो इन्हीं लोगों के अच्छे दिन आए। हमारे आपके किसानों की बात करते हैं, आय दुगनी करने की बात कि आज किसान कहता है कि नरेंद्र मोदी जी कृपा करो, दुगनी मत करो, जितनी उस वक्त थी बस उतनी वापस होने दो। अब वो भी नहीं मिलती जो 2014 से पहले मिलती थी। 60-65 रुपए डॉलर हुआ करता था नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले, मनमोहन सिंह जी के वक्त। तब बड़े अपमानित तरीके से ये मनमोहन सिंह जी के लिए कहते थे कि सरकार की प्रतिष्ठा गिरती है ज्यों ज्यों रुपया गिरता है। आज डॉलर 81-82 तक जा चुका है, 82 से भी ऊपर है। जवाब दें, क्षमा मांगे। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप माफी मांगिए। आप भ्रष्टाचार की बात करें, LIC जिसमें मेरा आपका हम जैसे 33 करोड़ लोगों का पैसा लगा हुआ है, अपने भविष्य की हमें चिंता होती है, इसलिए हम LIC में निवेश करते हैं। वो पैसा कहां है? अपने दोस्त को दिया। SBI नरेंद्र मोदी जी का पैसा नहीं है, वो आपका पैसा है, मेरा पैसा। लोन किसको दिया? आप चले जाइए लोन लेने, मान जाऊंगा अगर आपको लोन मिल जाए। हम में से जो भी यहां बैठा है, हमें भी आसानी से लोन किसी को नहीं मिलेगा, ना हमें ना आपको। लेकिन इनके दोस्त की ऐसी इन पर कृपा है या इनकी उन पर कृपा है, हमें नहीं मालूम। कौन किसके लिए काम करता है अब ये भी नहीं मालूम। कभी लगता है कि मोदी जी उनके लिए काम करते हैं, कभी लगता है वो मोदी जी के लिए काम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया अपने दोस्त को लेकर जाते हैं, साथ में SBI की चेयरमैन को भी बैठा कर ले जाते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया में दोस्त को ठेका दिलवाते हैं, बैठे बैठे वहीं SBI से उसी दोस्त को लोन भी दिलवाते हैं। ऐसी कृपा। इसलिए कहते हैं माफी मांगिए, देश से माफी मांगिए। कोविड में क्या हुआ? 4-5 हजार लोग रोज मर रहे थे। ऐसा कोई दिन नहीं गया उस वक्त, और ऐसा कोई परिवार नहीं बचा इस देश में जिसको कोई ना कोई नुकसान नहीं हुआ हो कोविड के वक्त। जान का नुकसान हो, माल का नुकसान हो, दुकान व्यापार का नुकसान हो, नुकसान सबको हुआ। उसमें भी झूठ कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा ही नहीं। 40 लाख लोग जिस देश में ऑक्सीजन की कमी से मर गए हों, गंगा मां का तट, वो नजारा कोई नहीं भूल सकता जिंदगी में। जब तक हम जिंदा है वो नजारा नहीं भूल सकते, कैसे लाशें पड़ी हुई। माफी इसलिए आपको मांगनी चाहिए। किस मुंह से आप दिन में 4-4 बार कपड़े बदलकर मुस्कुराते हुए आ जाते हैं वोट मांगने बार बार? तो ये जो 9 साल हैं, ये 9 साल एक काला अध्याय हैं इस देश के इतिहास में। क्योंकि आपने बातें बड़ी ऊंची ऊंची की और काम जो आपने किया वो सबके सामने है। आप में से कोई एक बता दो, कोई इस पूरे हॉल में जो बैठा हो जिसकी आय दुगनी हो गई 2014 की तुलना में। मैं हर जहां भी जाता हूं ये सवाल पूछता हूं, अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने हाथ ऊंचा करके कहा हो हां मेरी आय दुगनी हो। कहीं नहीं मिलता। तो CBI, ED, आपको मालूम है जो गठबंधन की ये सरकारें चल रही हैं, CBI और ED के साथ जो इनकी गठबंधन है, अपने राजनीतिक विरोधियों को कैसे डरा के रखना है, चुप करवाना है। इसके अलावा जिस CBI को ये हमारे वक्त पिंजरे का तोता कहते थे, अब वो पिटारे का सांप हो चुका है। मोदी जी बीन बजाते हैं, सांप निकलता है, डसता है, फिर से पिटारे में चला जाता है। ये इन्होंने संस्थाओं की हालत की।
आज 27 मई है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आज ही के दिन स्वर्गलोक सिधारे थे। जो नींव उन्होंने संविधान की रखी थी, उस नींव पर हमला नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हम लोग कांग्रेस पार्टी और 20 और दल पूरे देश के नए संसद के उद्घाटन पे नहीं जा रहे हैं। हमारी क्या शिकायत है? हमारी शिकायत है दो। नंबर एक, संसद की जो दिल की धड़कन होती है, संविधान, उस पर आपने हमला बोला है। संसद बिना आत्मा के एक बिल्डिंग खड़ी हो जाए, उस बिल्डिंग की इनॉग्रेशन में, उद्घाटन में हम क्यों जाएं? हमारी चिंता संसद की आत्मा पर है, बिल्डिंग पर नहीं। नंबर दो, जब संसद की नई बिल्डिंग की नींव डाली जा रही थी, तब आपने राष्ट्रपति को नहीं आमंत्रित किया। अब जब संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा है, तब भी आप राष्ट्रपति को नहीं आमंत्रित कर रहे। क्यों आप देश के संविधान की मर्यादा को गिराना चाहते हैं? फिर ये अपने पिट्ठुओं के जरिए हमको पूछवाते हैं कि आप तो राष्ट्रपति के खिलाफ चुनाव लड़े थे, अब आपको राष्ट्रपति याद आ रही है। तो हम उन्हें याद दिला दें, लोकतंत्र का अर्थ होता है चुनाव लड़ना एक दूसरे के खिलाफ। चुनाव लड़ा जाता है इसलिए कि हम अपनी बात रख सके सार्वजनिक पटल पर, हम अपनी विचारधारा के बारे में चर्चा कर सके सार्वजनिक तौर पर। हमें मालूम था कि वो चुनाव हम हारेंगे, लेकिन लड़ना ये हमारा संवैधानिक दायित्व था। और एक बार जब वो चुनाव जीत गई, तो माननीय राष्ट्रपति जी हम सबकी राष्ट्रपति, उनका सम्मान करना, उस पद की मर्यादा रखना हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी नरेंद्र मोदी जी की। और हम नरेंद्र मोदी जी को उनका राजधर्म याद दिला रहे हैं कि माननीय राष्ट्रपति जी का अपमान मत करिए, माननीय उपराष्ट्रपति जी का भी अपमान मत करिए, उन्हें भी नहीं बुलाया जा रहा। तो ये जो कद्दावर बनने का प्रयास करते हैं नरेंद्र मोदी जी, दो तरीके होते हैं कद्दावर बनने के लिए। एक कि अपना कद बढ़ाएं, दूसरा बाकियों का कद कम कर दें। बाकियों का कद कम करने की जो कवायद इन्होंने 9 साल में की है, माफ कीजिएगा, उससे इनका अपना कद और घटता हुआ दिखता जा रहा है। जहां जाते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रचार करते हैं, सरकार कैसे चलानी है, लोगों का भला कल्याण कैसे करना है, इसकी कोई चिंता नहीं। हम आज 35 शहरों में ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं, 9 सवाल पूछ रहे हैं। 9 साल 9 सवाल। अब इस प्रेस वार्ता के पश्चात आपको किताब भी बांटेंगे। अब आपके सवाल हमारे इन 9 सवालों पर भी और इसके अलावा भी किसी पर हो तो आपका स्वागत है। सर, आप कह रहे हैं जो संसद भवन पर जो है राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जा रहा है, इसी पर जो है एक फोटो वायरल होता है छत्तीसगढ़ के जो है विधानसभा भवन की, क्या कहेंगे? उपराज्यपाल हो, राज्यपाल हो और राष्ट्रपति, राज्यपाल चुना हुआ नहीं होता, राज्यपाल नियुक्त किया गया होता। राष्ट्रपति चुनी हुई है, वोट के माध्यम से वो राष्ट्रपति बने। उस पद की मर्यादा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, उसकी तुलना आप नहीं कर सकते। राज्यपाल और राष्ट्रपति में सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि एक चुना हुआ है, दूसरा नियुक्त किया गया है। सर, 5 साल 4 साल पहले यानी मोदी जो गवर्नमेंट है उसके 5 साल बाद भी अच्छा मौका था आपको सभी मुद्दों को बुलाने के लिए, तो कांग्रेस इन मुद्दों को बुला के भाई जनता में कॉन्फिडेंस नहीं लाती। आप 2019 की बात कर रहे हैं। 2019 से कुछ महीनों पहले, 6-8 महीनों पहले, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली थी। फरवरी 19 में जो हुआ आप सबके सामने है, पुलवामा पे एक चुनाव लड़ा गया, भावनात्मक स्तर का चुनाव था। अब उस वक्त के जो राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने कई सवाल उठाए हैं, उन सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं। तो हर चुनाव का विश्लेषण अगर आप करेंगे तो अलग अलग भावना नजर आएगी।
2014 में भावना हमारे खिलाफ थी, लोग गुस्से में थे हमारे खिलाफ, तो उन्होंने हमें हराया। 2019 में भावना देश प्रेम की थी, पाकिस्तान के खिलाफ थी। वो भावना कैसे बनी वो आपके सामने है, और वो चुनाव बिल्कुल उसके भेंट चढ़ा। 2024 आते आते अभी कर्नाटक गया है, हिमाचल में आप लोगों ने बड़ी भारी जीत हमें दिलवाई, कर्नाटक में भी भारी जीत मिली। लोगों को अब जो फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं, जो बुनियादी सवाल होते हैं, अब लोग वो बुनियादी सवाल नरेंद्र मोदी जी से पूछ रहे हैं। वो सवाल है गैस सिलेंडर, पेट्रोल, खाने का तेल, नौकरी, व्यापार के लिए लोन, किसानों की समस्या, ये सारे अब बुनियादी सवाल हैं। इन सवालों के जवाब नरेंद्र मोदी जी किसी भी भावना के जरिए जवाब नहीं दे पाते। आज जब मैं यहां आ रहा हूं, 1 महीना पूरा हो गया है। पहलवान, इस देश की महिलाएं जिन्होंने मेडल जीतकर हम सबको बड़ा गौरवान्वित किया, 1 महीने से जंतर मंतर पे बैठी, भारी गर्मी में बैठी हैं। कल और आज सुबह भारी बरसात भी हुई दिल्ली में, उसमें बैठी हैं। नरेंद्र मोदी जी के घर से 3-3.5 किलोमीटर दूर। रोज उसके आसपास से कहीं ना कहीं से नरेंद्र मोदी जी निकलते हैं। रुकें जरा, उनसे भी चर्चा कर लें, उनसे भी उनकी मन की बात सुन लें। उनका अपना सांसद यौन शोषण के आरोप से ग्रस्त है और उसको हटाने की हिम्मत नरेंद्र मोदी जी नहीं कर रहे। अब लोग इस तरह के बुनियादी सवाल पूछ रहे हैं। 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, 10वां साल आते आते लोगों के मन में कुछ हमारे खिलाफ मन बना, सवाल थे, हम जवाब नहीं दे पाए, हम हारे। लेकिन इस सरकार के खिलाफ जो माहौल है, मैं कर्नाटक में 1-1.5 महीना रहा, गोकुल जी भी वहां आए थे, हमने वहां एक बैठक भी ली थी, तो एक लहर दिख रही थी मुझे। माननीय मुख्यमंत्री सुक्खू जी ने उस वक्त बैठकर कहा, खाने के वक्त हम भी थे, आप भी थे, ये तो वेव चल रही है। वेव कांग्रेस के पक्ष की तो थी ही, वेव भारतीय जनता पार्टी के विरोध की और प्रबल लहर थी। ऐसी प्रबल लहर इस देश के कोने कोने में अब चल रही है, क्योंकि लोग अब ऊब चुके हैं, जुमलों से ऊब चुके हैं, झूठे वादों से ऊब चुके हैं। रोज जो ध्यान हटाने की कवायद की जाती है, मणिपुर जल रहा हो और साहब जो हैं 18 हवाई जहाज हिंदुस्तान से भर के ले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में अपने लिए तालियां बजवाने के लिए। हिंदुस्तान से 18 हवाई जहाज भर के जाते हैं, क्यों? क्योंकि साहब को वहां स्टेडियम में तालियां लगवानी है अपने लिए। मणिपुर जल रहा हो और साहब बेंगलोर की सड़कों पर हाथ हिलाते हुए घूम रहे। गैर जिम्मेदाराना सरकार। इसीलिए इनको कोई परिधान मंत्री कहता है, कोई प्रचार मंत्री कहता है। 18 घंटे कहते हैं वो जागते रहते हैं, अब तो सुना 20 घंटे हो गया। अब पता नहीं चिंता है क्या है, हमें नहीं मालूम। मुझे मालूम है वो सोने से डरते क्यों। सोते हैं तो सपने में भी उनको नेहरू जी आ जाते हैं, इसलिए बड़ा घबराते हैं, इसलिए वो सोते ही नहीं। हम लोग और आप लोग तो नींद की गोली लेते हैं कि भाई नींद आ जाए, वो गोली खाते हैं कि नींद ना आए। इतना डरे हुए रहते हैं नेहरू जी से। पवन जी, एक सवाल है मेरा। पवन का कोई शक नहीं है कि एक विवादित चेहरा है अपने बयान के मामले में, चाहे अपमानित करना हो तो प्रधानमंत्री मोदी को, उनके पिता को भी आपने अपमानित किया। उसी सिलसिले में आप हिरासत में भी लिए गए और आपने पेश किया, अभी माफी मांगने की बात की थी, आपने भी जीत की पुष्टि बोल करके आपने भी माफी मांगी। काफी पुराने चेहरे हैं सर, नई पीढ़ी को आप लोग क्या सौगात देना चाहते हैं? अपमान करना, माफी मांग लेना, और क्या अपमानित करना ही राजनीति का एक मूल मंत्र है, या जो नए लोग राजनीति में जाना चाहते हैं वो आपसे बहुत कुछ सबक लेते हैं? पहला सवाल। और दूसरा इसी से कि राष्ट्रपति वाली बात आपने की, राष्ट्रपति भवन के उद्घाटन की, सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है, तो क्या कांग्रेस को अब न्यायपालिका पर कोई यकीन नहीं है? क्योंकि सवाल तब भी उठा था जब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। नंबर 1, न तो माननीय प्रधानमंत्री के पिता के विषय में मैंने कोई ऐसी टिप्पणी की थी। जब
प्रेस वार्ता हुई बंबई में, उसी वक्त मैंने कहा कि ये स्लिप ऑफ द टंग थी, तो इसलिए यह आपका आरोप मुझ पर गलत है। नंबर 2, कांग्रेस की तरफ से कोई भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया नए संसद को लेकर। ये कौन गया, किसने भेजा, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं और मुझसे बेहतर समझते हैं। ये एक राजनीतिक लड़ाई है, ये संविधान के मूल्यों को बचाने की हमारी कवायद है। इसका निर्णय जनता की अदालत में होगा, इसका निर्णय आप लोग करेंगे, इसका निर्णय हमें अगर न्यायपालिका की शरण में जाना होता तो हम खुद जाते, किसी के माध्यम से नहीं जाते, खुद जाते। तो ये लड़ाई जनता की अदालत तक हम ले जा रहे हैं और जनता इसका निर्णय करेगी। सर, कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस एक नए रूप में, उससे पहले कांग्रेस मुझे लगता है कि विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई, क्या मानते हैं आप? नहीं, मैं नहीं मानता। मैं आपसे बिल्कुल असहमत हूं, मुस्कुराते हुए लेकिन असहमत हूं, क्योंकि 2014 में जब भूमि अधिग्रहण कानून के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास नरेंद्र मोदी जी ने किया, तब हमारे पास 45 सीटें थी। इतनी कम सीटों के बावजूद राहुल गांधी सड़क पर उतरे, उन्होंने दबाव बनाया और सरकार को मजबूर किया वापस पीछे हटने। उसके पश्चात आलोक वर्मा सीबीआई का जब कांड हुआ, जब सरकार ने ही सीबीआई पर रेड डाल दी, उल्टा होता था, सीबीआई रेड डालती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी तो नरेंद्र मोदी हैं। अभी पूरा अभी तो आपने अभी पूछा है तो अभी तो कई उदाहरण दूंगा। उस वक्त भी राहुल गांधी सड़क पर थे, राफेल पर भी राहुल गांधी सड़क पर थे, नोटबंदी पर भी राहुल गांधी सड़क पर थे, हाथरस पर भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सड़क पर थे, किसानों पर भी राहुल गांधी सड़क पर थे, कठुआ और उन्नाव की घटना पर भी राहुल गांधी सड़क पर थे, अदानी वाले मामले पर भी राहुल गांधी सड़क पर हैं। अभी तो कई छूट गए होंगे मुझसे। हर मामले में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सड़क पर दिखी। अब मैं आप पर आता हूं, मुस्कुराते हुए बोलूंगा लेकिन कड़वा बोलूंगा। विपक्ष बिना मीडिया के अनाथ होता है। मीडिया और विपक्ष का साथ हर लोकतंत्र में आवश्यक होता है। जनता का हित उसी में होता है जब मीडिया और विपक्ष साथ होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी गलत बात का समर्थन करें, इसका मतलब है कि आप हमारी सही बात को प्रचारित तो करें। 2014 से पहले अगर मीडिया आज जैसा हो जाता, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, दिल्ली का मीडिया की बात कर रहा हूं, आप लोग तो फिर भी बहुत मजबूती से लिखते हैं। अगर रोज रात को 9 बजे हमारे खिलाफ स्टोरीज नहीं होती तो 2014 में क्या नरेंद्र मोदी जीत सकते थे? तो मैं मीडिया की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। मुझे लगता है हमसे भी ज्यादा आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। नहीं, वो जो सवाल पुलवामा पे है उस वक्त भी उठाया गया, आज भी उठा रहे हैं कि आरडीएक्स कैसे पहुंचा। जब 5 विमान आपको हमारे जवानों को मुहैया कराने थे, आपने क्यों नहीं करवाए? और अब वो सवाल हम तो पहले से पूछ रहे थे, अब वो सवाल सत्यपाल मलिक जी जो आज भी भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं वो पूछ रहे हैं। अब तो सवाल भीतर से उठ रहे हैं। हमने सवाल तब भी पूछा था, डीएसपी दविंदर सिंह को आपने क्यों जाने दिया, जो रंगे हाथों आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया, हथियारों के साथ पकड़ा गया। तो वो सवाल तो हमने तब भी पूछे थे। हो सकता है तब आपने हमारे सवाल प्रचारित नहीं किए और अब आप कर रहे होंगे। रविशंकर प्रसाद का कहना है कि कांग्रेस जो है इन 9 सवालों से भ्रम केवल फैला रही है। और दूसरी चीज उन्होंने कही है कि 4C ग्रेड का नाम जो है कांग्रेस पार्टी को दिया गया है, कट करप्शन कमीशन और कांग्रेस। इस विषय पे क्या कहेंगे? देखिए, अब मुझे उनके बारे में बड़ा बुरा लगता है, अफसोस भी होता है उन्हें देख। काबिल आदमी, काबिल वकील, पता नहीं क्यों मंत्री पद से बाहर कर दिया, मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। तो अब कोई अगर वापस मंत्रिमंडल में आने के लिए हाथ पांव मार रहा हो तो बेचारों को मेहनत करने दीजिए, आपको क्या आपत्ति है? थोड़ा संघर्ष करेंगे, तपस्या करेंगे, मोदी जी को दिखेंगे, सुनाई देंगे, हो सकता है फिर से नौकरी को लगा देता है। आप तो मेरे पर ही आरोप लगा रहे हैं आज। आइए आइए बोलिए। आपके पास बहुत संपत्ति है,
तो अब क्या है जिसकी जानकारी जिसकी जानकारी कांग्रेस को छोड़ दीजिए कहीं नहीं है। आपको नहीं लगता कि ईडी वाले आपके घर राशन पानी लेके चलेंगे? अगर आपको नहीं लगता कि सीबीआई की रेड आपके घर होने वाली है अगर इसी तरह से आप विवादित बयान देते रहे? नहीं, मैं तो अगर मेरे पास अगर कुछ होता छिपाने को तो आपको लगता है मैं यहाँ इस तरह से बैठकर इतना विवादित, आप जिसको विवादित कहते हैं, मैं जिसको सत्य बोलता हूँ, आपको लगता है मैं ऐसे खुलकर सच बोलता और चुनौती पूर्वक सच बोलता? और एक और बात, जो अज्ञात संपत्ति बैठ अभी ज्ञात करवा देता हूँ, बैठो ना। पिछले 9 साल में 10 साल में दिल्ली में सरकार झाड़ू वालों की है और 9 साल में केंद्र में सरकार कमल वालों की है। कर देते जो करना था, अब तक थोड़ी अज्ञात रहती, अब तक तो आप सबको ज्ञात हो जाती। इसलिए बोलने दीजिए, सुन लीजिए आप भी। अगर कुछ होता तो मैं आपके सामने यूं आंखों में आंखें डाल के बैठकर बात नहीं कर पाता। लेकिन अब एक मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये 20,000 करोड़ अडानी जी की कंपनियों में किसका है? जरा ये पूछना। बैठो 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 बैठो। अभी नहीं सवाल, अब आपने पूछ लिया ना। सवाल पूछा, जवाब नहीं, अभी नहीं हुआ खत्म, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ। पक्ष कभी नहीं चलाता, सरकार विपक्ष चलाता है और ये देश का दुर्भाग्य है सर। मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी सांसद है शांता कुमार जी। एक बार उनसे बातचीत हो रही थी, आप भी जानते होंगे। उन्होंने कहा कि रवि, दुर्भाग्य है इस देश का कि विपक्ष मजबूत नहीं है। अगर आप मजबूत होते तो राफेल की घटना नहीं होती, आप मजबूत होते पुलवामा की घटना नहीं होती, आप मजबूत होते ना तो आज 9 साल में 9 सवाल पूछने का। अब मैं बोलूं या नहीं? यस सर। विपक्ष को मीडिया मजबूत करता है और मीडिया कमजोर करता है। इस देश का दुर्भाग्य है कि मीडिया विपक्ष को कमजोर रखना चाहता है, यह हकीकत है। अब मेरी बात खत्म नहीं हुई। 20,000 करोड़ अडानी जी की कंपनियों में कहां से आया ये भी पूछिए, मुझसे मत पूछिए, जहां से पूछना है वहां पूछिए। हर जिले में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय बन रहा है। वो पैसा कहां से आता है? वो ब्लैक होता है या व्हाइट होता है? जरा ये पूछिए। 93% इलेक्टोरल बॉन्ड्स भारतीय जनता पार्टी के खाते में गए हैं, वो ज्ञात हैं अज्ञात हैं? वो पूछिए किसका पैसा है। विदेशों से भी पैसा आया है, पूछिए कहां से आया, किसने दिया, क्यों दिया। तो ये सारे सवाल जो अज्ञात हैं उनसे पूछिए। मेरा तो है जो सब कुछ ज्ञात है, और 9 साल में जिनको जो जो खंगालना था खंगाल लिया। मुझे मालूम है क्या क्या खंगाला। अगर 1 पैसे का भी मिला होता तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता, कहीं और होता। पवन जी, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि हिमाचल में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? कितनी सीटें जीतेंगे? जीतेंगे नहीं, कितनी सीटें हैं? 4 है। 4 है। उसके ऊपर क्या टारगेट? आपको क्या लगता है कि अभी आपकी सरकार है तो 4 सीटों में से कितनी सीटें जीतेंगे? हम पूरी 4 जीतेंगे, टारगेट भी है और अचीव भी करेंगे। उसके लिए कोई विशेष काम किया गया? काम बिल्कुल काम चल रहा है। आधा तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, आधा हम कर रहे हैं। सब कुछ नरेंद्र मोदी के भरोसे है? नहीं, आधा कह रहा हूँ ना, मैंने पहले ही कहा आपको, आधा वो कर रहे हैं। पूरी मेहनत तो कर रहे हैं बेचारे हारने की, बाकी हम कर लेंगे। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, प्रदेश सरकार की बात करूँ, तो यहाँ पे जो सत्ता का रास्ता है वो कांगड़ा और चंबा से निकल के जाता है। यहाँ पर हिस्सेदारी बिल्कुल नहीं। हमीरपुर में अगर आपकी सियासत की भाषा में बात करूं तो वहां पे आपके नंबर 1 दुश्मन अनुराग ठाकुर बैठे हुए हैं, जो कि गांधी फैमिली को हमेशा अक्सर छेड़ते हैं। वहां पर खाली है। वहां पर एक बात आती है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से, तो इसके ऊपर हाईकमान का क्या सोचना है? क्योंकि ये कहा जाता है कि हाईकमान परमिशन नहीं दे रहा है, तो क्या ये परमिशन जो है वो आप लोग देते हैं या फिर ये मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र? हम लोग, हमारे यहाँ बड़ी प्रक्रियाएं हैं, स्पष्ट प्रक्रियाएं हैं। आपस में बैठकर मिलजुल कर चर्चा करके फिर निर्णय लिए जाते हैं, और चर्चा सबसे की जाती है। सब, इसको अंग्रेजी में स्टेक होल्डर्स कहते हैं, जितने स्टेक होल्डर्स होते हैं राज्य के, उन सबसे चर्चा की जाती है। प्रक्रियाएं चलती हैं, कुछ समय लगता है प्रक्रियाओं में। जब प्रक्रियाएं हो जाती हैं, निर्णय आपके सामने अपने आप आ जाता है। जो आपने सवाल उठाए, जो मुद्दे उठाए, उन पर भी ध्यान है, सबका ध्यान है। राज्य में भी लोगों का ध्यान है, नेताओं का, केंद्र की लीडरशिप का भी ध्यान है। नहीं, आपको हो सकता है डिले लग रहा हो, लेकिन प्रक्रियाओं में समय लगता है। जब सबसे चर्चा करनी होती है, सबसे बातचीत करनी होती है, कॉन्सेंसस बनाना होता है, तो उसमें समय लगता है और लगना भी चाहिए, ताकि उसके बाद जो निर्णय निकल कर आता है वो ठोस और मजबूत निर्णय होता है, वो विवाद उस पर नहीं पैदा होता। इस बार यहाँ पे मुख्यमंत्री की नौबत क्यों है? अब ये तो आप जब यहाँ के प्रभारी आए
यहाँ के संबंधित नेता आए तब पूछिएगा उनसे, मैं मुझसे ज़्यादा वो जानते होंगे। सर चलिए लोकसभा लेके चलते हैं आपको, आप बोलते हैं 4 नहीं, आप तीसरा सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, चौथा। बहुत आपके लिए जरूरी आप है, नहीं, मेरे लिए तो जरूरी है, आपके लिए भी बहुत कुछ जरूरी है, मैं आपको भी बताऊंगा क्या क्या जरूरी है। और पूछिए। सर 10 गारंटियों की बात हमेशा विरोध करता है और वो कहता है कि 10 गारंटियां हिमाचल में पूरी नहीं हुई है। हिमाचल में अभी 10 गारंटियां पूरी नहीं हुई है, पर सेम फॉर्मूला बाकी राज्यों में अपनाया जा रहा है। कितने महीने में? 5 महीने में ये चाहते हैं सब खत्म हो जाए। 4 गारंटीज हो गई पूरी 5 महीनों में। और मैं आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का उदाहरण दूं। शपथ लेते ही उसी दिन सूरज अस्त होने से पहले गारंटियों पे काम होना शुरू हो गया। कर्नाटक का अभी का उदाहरण दूं, वहां भी पहले ही कैबिनेट में, पहली बैठक में, पहली फाइल जो संकल्प था, जो गारंटीज थी, उस पर अमल होना शुरू हो गया। नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस की सरकारों से अब सीखना चाहिए कि काम कैसे होता है। ये नहीं कि उसके बाद पलट के कह दो ये जुमला था। हमारे यहाँ गारंटी होती है, उनके यहाँ जुमले होते हैं। गारंटी तो पहली कैबिनेट में हिमाचल में 1 लाख सरकारी नौकरी देने की भी कही गई थी। 5 महीने में तो भाजपा की ओर से आरोप है कि रोजगार पे भाजपा आरोप लगा रही नौकरियों पर। 19 करोड़ नौकरियां कहाँ गई देश में? पिछले 9 साल में हो जानी चाहिए थी, 9.5 साल में कहाँ है? 9 साल में तो 19 करोड़ हो जानी चाहिए। तो उनको तो बोलिए, वो चुप रहे हैं। अब आपको लेखा जोखा देना है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अवश्य आपको समय समय पर लेखा जोखा जरूर देंगे। भारतीय जनता पार्टी का हक नहीं है कि वो आपसे या हमसे या इनसे कोई लेखा जोखा मांगे नौकरियों पर।